एक्सरसाइज जो हम लोग चैप्टर 1 देख रहे थे, उस चैप्टर 1 में हम लोग अभी जो डिस्कस किए वो 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1.2 के लिए, और 1.2 एनसीईआरटी के मुताबिक आप देखोगे तो उसमें फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, तो पहले फंक्शन जानेंगे फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। जैसे हम लोग रिलेशन पढ़े तो रिलेशन का फंक्शन टाइप्स देखें, वैसे ही पहले फंक्शन फिर फंक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो पहले फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। फंक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग फलन कहते हैं, इसी का एक और नाम है, हम लोग उसको आगे देखेंगे बारी बारी से। लिखता है कि फंक्शन क्या है, कैसे हम लोग इसको समझते हैं। तो लिखा है कि माना कि लेट ए एंड बी टू नन इम्पटी, नन इम्पटी समझ गए हो, मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, नन इम्पटी सेट्स। ठीक है, देन अ रूल एफ। अब इससे हम लोग रिलेशन को आर से करते थे, ऐसी फंक्शन को स्मॉल एफ से करते हैं। विच एसोसिएट्स, जो संबंधित होता है, उससे संबंध रखता है। विच, जल्दी जाओ क्योंकि ये लंबा चलेगा। विच एसोसिएट्स इच एलिमेंट, बट जल्दी आ जाना, इच एलिमेंट ऑफ ए विद अ यूनिक, ठीक है, विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बड़ा समझिएगा इस चीज को, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड अ मैपिंग। देखिए एक नाम आया ना, उसी को हम लोग मैपिंग, हिंदी में चित्रण कहते हैं, चित्रण। और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया कि कोई भी दो अगर सेट दिए गए हैं ए और बी, कोई दो नन इम्पटी सेट हो, नन इम्पटी सेट का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो कहता है कि तो एक जो नियम एफ है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन पे एफ कोई सेट हो, वो कहता है कि विच एसोसिएट, जो इच एलिमेंट ऑफ ए विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट, इन दो जो सेट दिए गए हैं उनमें से ए का प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान से ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इच। इच एलिमेंट मतलब ए का सारा एलिमेंट लेना है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बी का एलिमेंट कितना लेना है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, बट यहां पर ए का सारा एलिमेंट लेना जरूरी है। और किसके साथ, विद अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यूनिक एलिमेंट का मतलब बी का कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं ले सकते हैं, बी का कोई भी एलिमेंट एक बार ही लेंगे, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक मतलब अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं लेंगे। इसका एक एलिमेंट इसके दो साथ नहीं हो सकते हैं, इसका दो हो सकता है, इसका एक ही हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्या मैं दो एक कर रहा हूं, यूनिक मतलब अद्वितीय, इतना समझिए। अभी ए का प्रत्येक एलिमेंट लेना है बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। ठीक है, कोई नियम बनाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मैपिंग या फंक्शन कहेंगे। किससे, तो फ्रॉम ए टू बी, उसे हम लोग ए से बी में फंक्शन या मैपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे सिंबॉलिकली दिखाएंगे, तो लिखा है कि इट इज, ध्यान से, डिनोटेड, ठीक है, बाई, इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे दिखाते हैं कि इफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इफ एक ऐसा फलन है जो ए से बी में कुछ मतलब रिलेशन को, संबंध को दर्शाता है। फंक्शन कुछ है नहीं, ये भी एक रिलेशन का स्पेशल टाइप है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। हम इसको पढ़ते क्या है, मैंने भी कहा इसको हम लोग पढ़ेंगे विच इज रीड एज, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एफ इज अ फंक्शन, एफ एक ऐसा फलन है, एफ इज अ फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी, माने इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं लोग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ ए से बी में एक रिलेशन बताता है, तो ए जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, जो सेकेंड सेट है उसके एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ये सब चीजें यहाँ पर समझिए ध्यान से। कहता है कि इफ एसोसिएट्स, मान लीजिए इफ जो है वो बनता है, जो है जिससे संबंध रखता है, इफ एसोसिएट्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए, मतलब a के एलिमेंट्स को हम अगर x मान लेते हैं, टू y बिलोंग्स टू b, उसमें जो भी एलिमेंट f का आएगा x, y, तो उसमें x जो है वो a का मेंबर होता है और b जो है वो y जो है वो b का मेंबर होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का। ठीक है, अच्छा जी, y बिलोंग्स टू b, देन तो हम क्या कहते हैं इस कंडीशन में, then we say that y is the, बड़ा समझिएगा इस चीज को, then we say that y is the image of the element x। यहाँ पर x, चूंकि इसमें एक हम लोग फलन बनाते हैं जिस नियम के तहत, तो a के एलिमेंट को x बोलते हैं और y के एलिमेंट को माने b बोलते हैं अगर, तो x और y जो हम लोग वहां पर फलन बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो कहता है कि y जो है वो क्या कहलाता है, तो x का इमेज कहलाता है, यानी y इमेज कहलाएगा। यहाँ पर लिखा गया है y इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट x, जो ये y देख रहे हैं वो x का इमेज होता है। अच्छी बात है। इसी में एक चीज और लिखा, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, अंडर द फंक्शन f, मतलब f फंक्शन के तहत, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एक और दो नाम लिखा है, इसको हम या तो ये बोलेंगे y इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x अंडर द फंक्शन f, हम इसको या तो बोलेंगे इमेज ऑफ एलिमेंट x, मतलब y जो है वो x का एलिमेंट है, इमेज है f फंक्शन के अंतर्गत, या ऐसा कह सकते हैं कि f इमेज फंक्शन का इमेज, ठीक है, ऑफ x का वो f इमेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब x का इमेज, एक और नाम बताया f इमेज ऑफ x कहिए, या ऐसा कहिए कि द वैल्यू ऑफ, जैसे आप पढ़ते हैं y बराबर fx है ना, x का मान रखते हैं और y प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x दिया है, तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, तो x का मान रखने पर y प्राप्त होता है, यानी y जो x का इमेज है, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब है ना, तो या ऐसा कर सकते हैं x का मान रखने पर y का मान आता है, इसलिए y क्या है, तो एक और नाम लिखता है कि द क्या कहलाएगा, वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ f एट x के जिस मान पर हम लोग जो वैल्यू रखते हैं उस पर f का क्या मान आता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने कहा ना, अब x बराबर 2 रखें तो उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, अगर x बराबर 3 रखें तो उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वही y होता है। तो वही लिख रहा है कि y क्या क्या हो सकता है, कह सकते हैं इमेज ऑफ एलिमेंट x कह सकते हैं, f इमेज ऑफ x कह सकते हैं, या द वैल्यू ऑफ f एट x, ठीक है, कह सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, इसको डिनोट कैसे कैसे करेंगे, तो लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाई, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स, वाई को कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एफ एक्स, तो इसलिए हम इसको एफ एक्स के द्वारा, माने वो फंक्शन एक्स का है और एक्स चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा, यानी वाई जो है वो एक्स का इमेज है, या वाई जो है वो एक्स का f इमेज है, फंक्शन इमेज है, या y जो है वो f का वैल्यू है x पर। ठीक है, इतने सारे नामों से हम जानते हैं। एंड वी राइट, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एंड वी राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही है फंक्शन को दिखाने का एक तरीका। ठीक है, तो हमने कहा y को क्या कहते हैं, ये तो समझ गए कि या तो वो इमेज कहें
या एफ इमेज कहें या वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स कहें, ये तो हम कह रहे हैं वाई को, लेकिन एक्स को क्या कहेंगे? तो चूंकि एक्स और ये वाई अगर इमेज है तो एक्स जो है वो इमेज के पहले है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज। किस नाम से जानेंगे? प्री इमेज या इनवर्स इमेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इमेज के पीछे वाला, पहले वाला या व्युत्क्रम, ठीक है, इनवर्स इमेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं उसे भी पैराग्राफ चेंज करके, या उसी में लिख दीजिए। ठीक है, कि द एलिमेंट, ऊपर ही लिख दे क्या? अच्छा याद रखिएगा, उसको मैपिंग भी करते हैं हम लोग, बहुत सारा चीज बताया गया है। अच्छा क्या लिखा गया पैराग्राफ चेंज करके? कि y तो इमेज है लेकिन x क्या है? तो यहां पे लिखेंगे कि द एलिमेंट x, द एलिमेंट x इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इमेज के पहले वाला है, जैसे अभी मैंने कहा, इसलिए इसे हम लोग प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज या इनवर्स इमेज के नाम से भी जानते हैं। प्री इमेज या इनवर्स इमेज के नाम से भी जानते हैं। ये किसका होगा? जैसे वो x का हो रहा था, ऐसे ही ये y का ही है ना। ये इमेज है, इमेज ऑफ x है, x का प्रतिबिंब है, और ये क्या है? ये प्री इमेज है, इमेज का पूर्व वाला भाग है किसका? ऑफ y का प्री इमेज, और ये x का इमेज है ना, बस अपोजिट है दूसरे का। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने फंक्शंस के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले जो हैं, फंक्शन में भी आपको पता है, वही बात मैंने कहा कि जो भी आप फंक्शन बनाओगे उसमें ए वाला जो फंक्शन का जो सेट आएगा, सपोज किया जाए, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के जो बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। जो सेकेंड एलिमेंट को लेकर के बनाया जाएगा उसको हम रेंज, जो बताया गया रिलेशन में सब चीज सेम। और उसके बाद जो सेकेंड सेट को ही लेकर के बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। अगर आपको नहीं पता तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख ले, उसमें आपको जो रिलेशन में बताया गया है वही फंक्शन में भी आएगा। फंक्शन भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, इसे भी जरूर याद रखेंगे, आप नोट में जरूर लिख लें उस चीज को। क्यों स्पेशल टाइप है आपको ये समझाया जाएगा, अभी फिलहाल इतना नोट में जान लें कि फंक्शन इज अ special function is a special type of a relation। ठीक है, फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है? रिलेशन है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, प्रकार है। ठीक, चलिए अभी फिलहाल जहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमें यहाँ 12th क्लास में पढ़ने हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर जो है कि नहीं, हम लोग आगे और भी बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन और फिर बाइनरी ऑपरेशन, 3-4 चीज़ें बची हैं, उसको हम लोग देख करके तो चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, और ये कैसे मैपिंग है, कैसे वगैरह करना है हम लोगों को, वो सब देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार। चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से हम लोगों को एक एक करके जो पढ़ना है, 3-4 टाइप हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास ये है, उसमें हम लोग अगर फिगर से देख के बात करें तो फिगर से ही ज़्यादा आसान होगा। मैं पहले टाइप से लिख देता हूँ। पहला आपको पढ़ना है 1-1। ठीक है,
वन वन या इसी को एक और नाम लिखा है इंजेक्टिव। क्या लिखा गया है? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे एक कैक। ठीक है, क्या बोलेंगे? एकाएक। और इसको आप याद रखोगे तो ज़्यादा कार्य करेगा। एकाएक या कहीं कहीं एक एकी लिखा है, एकाएक या एकाएकी। ठीक है, तो दोनों ही नाम सही है, एकाएक और एकाएकी। ओके, दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कैसे इसका नाम पड़ रहा है। दूसरा है आपका, उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन। ठीक है, दूसरा जो है उसका नाम है मेनी वन या ऑन टू, क्या लिखे कोई भी आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन वन कहे फिर मेनी वन करते, ऐसे हम लोग बारी बारी से समझेंगे ना उस चीज़ को। ठीक है, अगला जो है वो है मेनी वन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, मेनी का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, तो बहु इसका छोटा वाला हिस्सा ले लेते हैं और एक, बहु एक फंक्शन या बहु एक फलन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन या इसी का एक और नाम है सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आक्षादी या आक्षादक। ठीक है, दोनों ही नाम चलता है, आक्षादक। सर्जेक्टिव मतलब आक्षादी हो जाएगा और इसका आक्षादक हो जाएगा। तो आक्षादक कहिए या आक्षादी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ढका हुआ जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं फलन, एक फलन। यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? आच्छादी फलन। और चौथा जो है वो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हालांकि वो तो है नहीं, वन टू, नॉट वन टू कहिए या जैसे भी कह लीजिए। ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ और फिर लास्ट में हम लोग उसको दिखा देंगे। ये एक्स्ट्रा है, नॉट वन टू। ठीक है, नॉट वन टू फंक्शन, इसको हम बोलेंगे नॉट वन टू यानी अनाच्छादी। अनाक्षादी या अनाक्षादक जो भी कहिए, अनाक्षादक। ठीक है, फलन। और जो लास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको बोलेंगे वन वन एंड वन टू। वन 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 टू या वन वन एंड वन टू, दोनों में से कोई भी नाम आप कहेंगे तो एक ही बात है, वन वन एंड वन टू। या इसी को हम लोग बाइजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? बाइजेक्टिव। अब आप खुद सोच रहे होंगे, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब दोनों एक साथ हो जाए, वन वन और वन टू एक साथ हो जाए तो बाई मतलब दो होता है ना, इसको हम लोग इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव को एकाएकी आक्षादी या एकाएक तथा आक्षादक। ठीक है, ये दोनों नाम एक साथ लिख देंगे, एकाएकी आक्षादक या आक्षादी। ठीक है, एकाएकी आक्षादी या एकाएक और आक्षादक। एकाएक और आक्षादक फलन। समझ रहे हैं? तो ये चार टाइप आपको पढ़ने हैं। इसमें से ये वाला टाइप को हम लोग जब ये पढ़ेंगे उसी में देख लेंगे, बाकी ये तीन चार जो है ना वो आपको अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, कैसे समझना है, वो हम लोग बारी बारी से एक एक डिस्कस करते हैं। चला समझिएगा, इसको हटा दें। चलिए एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। अब देखिए वन वन का मतलब क्या होता है, आपको जैसे दो, सपोज कीजिए कि इस प्रकार से दिया है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और कोई फंक्शन है जो ए से बी में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पता है रिलेशन फंक्शन में एक रिलेशन का ही टाइप है।
इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको, सपोज किया जाए 1 2 3 और इसमें दिया है A B C। और मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है वो इस प्रकार से बना दिया गया है, फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। f एक फंक्शन जो a से b के बीच को दिखाता है और वो इस प्रकार से 1a, ठीक है, 2b 3c। तो इसी चीज़ को मैं से यहाँ पे कैसे दिखाएंगे मैपिंग में, 1a से रिलेशन है तो 1 का a से रिलेशन, 2 का b से रिलेशन और 3 का c से रिलेशन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि a में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रत्येक एलिमेंट लेना है, ये ध्यान रखना है। मैंने अभी कहा था वहाँ पे जब फंक्शन का परिभाषा बताया था वहाँ मैंने कहा a और b है, तो इसमें एक मिनट थोड़ा ठहर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको कि कोई ऐसे मान के चलिए कि दो आपको सेट दिए गए हैं, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखा रहा है, उसी से एक फंक्शन निकाला गया है। तो फंक्शन में अब जैसे मान लीजिए a सेट दिया होगा 1 2 3 और b सेट दिया है a b c, तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन बनेगा उसमें a का जो फर्स्ट सेट है, जैसे यहाँ a से b में दिखा रहे हैं फंक्शन को, तो a वाले का सारा एलिमेंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए, एक भी गैप खाली नहीं होना चाहिए हमें, वो हम समझेंगे एक एक करके अभी और अच्छे से। अभी मैंने कहा ये हम लोग पहला देख रहे हैं जिसका नाम है 1 1, ठीक है, या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो इसको देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया उसका फिगर ऐसा होगा, अगर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, या ऐसे हम कह सकते हैं इसी चीज़ को एक डिफिनीशन के तौर पे 1 1 1 2 का देखेंगे, कहेंगे कि अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन एफ इज सच डेट फ्रॉम ए टू बी, एक ऐसा फंक्शन जो ए से बी में रिलेशन को दिखाता हो, इज सेड टू बी 1 1, ठीक है, उसको हम 1 1 कहेंगे, या इंजेक्टिव 1 1 और इंजेक्टिव इफ का मतलब यदि और केवल यदि। कब कहेंगे, तो हम कहेंगे यदि और केवल यदि, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, कि इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट मतलब होता है जो भिन्न भिन्न होते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव, जो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, भिन्न भिन्न एलिमेंट के भिन्न भिन्न इमेज हो, एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो, या दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो, अलग अलग का अलग अलग हो, ठीक है, जैसे एक का ए है तो दो का बी, तीन का सी, सब अलग अलग हो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, ए का भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के बी में भिन्न भिन्न इमेज हो, ठीक है, अंडर एफ, उस फंक्शन के अंतर्गत, तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा एक दिखाया गया है कि fx1, ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये लाइन ही दे देता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। देखो भाई कह रहा है कि अगर x1 और x2 सेम हो जाए तो पता है ना, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू fx, तो x जो है वो किसका होगा, a के सारे एलिमेंट x हैं, वो मान रखने पर आपका जो आएगा उसको हम fx बोले या y बोले, वो फंक्शन होगा। तो ये है आपका x सपोज कीजिए, और ये है आपका fx, ठीक है, ये x रखने पर ये fx आता है, इसी को हम लोग y भी कहते हैं। और एक बात मैंने कहा था कि ये जो है आप b जो देख रहे हो सेट में जो आया हुआ है, ये x का इमेज है, ये क्या है, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इमेज ऑफ y, इमेज ऑफ x। ठीक है, एक मिनट थोड़ा
चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, x का इमेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x। और इसको क्या बोलते हैं, ये y के पहले आता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इमेज ये है, तो ये इसका प्री इमेज है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यही लिख देता हूँ, प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, ये इमेज है, ये प्री इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि अगर एक एलिमेंट के सिर्फ एक इमेज हो तो हम उसे 1-1 या इंजेक्टिव के नाम से कहेंगे। इसी चीज को यहाँ सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है कि एक के सारे एलिमेंट्स जो लिए गए हैं, अगर वो एलिमेंट्स सेम हो तो उसका इमेज भी सेम होगा। सेम होने का मतलब, जैसे अगर एक है और अगर कोई एक आता है, मतलब एक ही सेम एलिमेंट आ जाए तो उसका इमेज भी सेम होगा। और अगर ये दोनों सेम नहीं हो, मतलब एलिमेंट अलग अलग, तो अगर ये बराबर नहीं तो ये बराबर भी नहीं होगा। मतलब अगर एलिमेंट सेम नहीं हो तो उसका इमेज भी सेम नहीं होगा। ये सिर्फ ये बतला रहा है कि सेम एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो अलग अलग इमेज आएगा, सेम एलिमेंट लेंगे तो सेम इमेज आएगा। ये यूनिक को दर्शाता है। यूनिक को दर्शाने का मतलब अद्वितीयता को हम लोग बताता है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक के लिए सिर्फ एक होगा। x1 और x2 जहां सेम हुआ, इमेज भी सेम हो जाएगा। मतलब ये दोनों सेम, और पता है कि एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट तो दो बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए, इसको हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करें कि अगर एक का a है तो दो का भी a हो जाए। एक का a से रिलेशन है, दो का भी a से रिलेशन हो जाए। तो कहता है कि ये अगर अलग अलग है, ध्यान से सुनिए, ये आपका fx है और ये आपका x है। अगर x सेम है तो ही fx सेम होगा। यहाँ पे x अलग अलग है तो fx कभी भी सेम नहीं होगा। ये बात को समझिए, x1 और x2 मतलब दोनों x अगर सेम हो जाए तो fx भी सेम होंगे। दोनों x सेम है यहाँ पे नहीं, तो fx कैसे सेम होंगे? यानी ये दोनों सेम नहीं है तो ये सेम नहीं होगा, मतलब इसका कुछ दूसरा एलिमेंट का कुछ दूसरा इमेज बनेगा, कुछ भी बने। यानी ये यूनिकनेस को दर्शाता है, अद्वितीयता को बतलाता है कि एक का सिर्फ एक होगा। बस इतनी सारी बातों का सारांश यही है। एक एलिमेंट्स के एक इमेज बने, कहीं कोई डबल नहीं हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1-1 नाम ही है, 1-1 मतलब एक का एक, ये इंजेक्टिव बोलेंगे। ये याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, कभी कभी दे देगा तो ऑब्जेक्टिव में टिक करना होगा। अगर x1 x2 सेम तो इमेज भी सेम, एलिमेंट सेम तो इमेज भी सेम, एलिमेंट सेम नहीं होगा तो इमेज भी सेम नहीं होगा, मतलब कि वो अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी कि वो दूसरा होने का मतलब कि 1-1 नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला देखते हैं 1-1 के बाद क्या होगा। इसी में हम देख देते हैं उसको भी। उसका नाम होगा मेनी वन। मेनी वन का मतलब क्या है? मेनी वन का मतलब हुआ है बहु एक। मतलब ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट्स के, या ऐसे सोचिए ना, 1-1 का ये क्या है? अपोजिट है। जो 1-1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। देखिए तो यहाँ पर एगो का एगो है नहीं, या तो दुदुगो का एगो हो गया, तो ये तो मेनी वन है, 1-1 तो है नहीं। तो ध्यान से सुनिए, 1-1 नहीं है वही मेनी वन है। यानी इसके डिफिनीशन में हम लोग स्पष्ट एक चीज लिख देंगे कि अ फंक्शन एफ is such that from a to b is said to be many one, is said to be many one function, many one function। ठीक है, if and only if, यदि और केवल यदि, कब कहेंगे? तो जब वो 1-1 नहीं होगा। if and only if it is not 1-1। सिंपल बात है, जो 1-1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। ये 1-1 है, एगो का एगो है क्या? एक x का एक y हो, ऐसा है इसमें? नहीं है, तो ये मेनी वन है। बात खत्म है ना। 1-1 में स्पष्ट एगो का एगो होना चाहिए, इसमें दूगो का एगो हो गया, तो ये 1-1 नहीं है, इसलिए मेनी वन है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला क्या था? want। अगला नाम क्या था? want। ये सॉरी दूसरा था वो, ये तीसरा हो गया।
1 to फंक्शन। 1 to को एक और नाम क्या बताया गया आपको? सर्जेक्टिव। 1 to या सर्जेक्टिव, या इसी को हम लोग आक्षादक बोलते हैं या आक्षादी बोलते हैं। आक्षादक इसमें क्या लिखता है डिफिनेशन में, जैसे आप समझिए इस चीज को, मान लीजिए कोई और एक दिया होगा और ऐसे बना दिया, ठीक है। सपोज किया जाए यहां पे आपका 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से। और एक और इसी में एक और दिखाते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा दिया है, ये A, ये B, इसमें 1 2 3 4 A B C, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया गया हो। जरा समझिए ध्यान से। कहता है कि अ फंक्शन, ध्यान से सुनिए, अ फंक्शन f is such that from a to b is said to be an 1 to और सब्जेक्टिव फंक्शन if and only if each elements, अब यहां से देखिए, यदि और केवल यदि each elements of b, each element of b का प्रत्येक एलिमेंट is the image of some element of a, some element of a under f। कहता है कि एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत b का प्रत्येक एलिमेंट, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो b का प्रत्येक एलिमेंट इमेज होगा a के किसी ना किसी एलिमेंट के। यानी b में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, जैसे इस तरह नहीं हो 1 2 3 A B C D, जैसे ये इसका हो गया इमेज, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज, एक एलिमेंट यहाँ गैप रह गया, तो यहाँ गैप रह गया, इसलिए ये 1 2 नहीं है। क्या होना चाहिए? B का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। जैसे ये इमेज किसी का नहीं है, कहाँ किसी का इमेज है, तो इसलिए ये 1 2 नहीं है। अगर ये भी किसी का, मान लो कोई 4 होता और उसका ये इमेज होता तो ये 1 2 हो गया। अगर कोई एक एलिमेंट इसमें का खाली रह गया, किसी का इमेज नहीं बना, तो हम उसको 1 2 नहीं कहेंगे, उसको हम नॉट 1 2 में डाल देंगे। तो 1 2 के लिए जरूरी है कि इसका सारा एलिमेंट्स बिजी होना चाहिए, वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, चाहे वो 1 1 हो या मैनी 1, उससे मतलब नहीं है। 1 2 का अलग केस है। 1 2 का मतलब इसका सारा एलिमेंट ढका होना चाहिए, सारे किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए। देखिए कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली है? नहीं है, नहीं है तो 1 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्या था, इसी का जस्ट उल्टा वो हो जाएगा नॉट 1 2। अब नॉट 1 2 का मतलब ही है कि भाई कोई एक एलिमेंट खाली रह जाएगा। सपोज किया जाए कि इस प्रकार से, तो ठीक ही है, एक यहाँ पे डी आ गया। अब देखिए इसमें से ये किसी का इमेज नहीं है, मतलब ये खाली रह गया, इसलिए फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम a to b सेट टू बी एंड सेट टू बी नॉट 1 2 फंक्शन इफ, क्या लिखेंगे, इफ यदि और केवल इट इज नॉट 1 2। यदि वो 1 2 नहीं हो तो नॉट 1 2 होगा, यही ना होगा। इफ इट इज नॉट 1 2, इफ इट इज नॉट 1 2, अगर वो 1 2 नहीं, नाम ही नॉट 1 2, अक्षादक नहीं है, वो एक अनाच्छादक है, एक ढका नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट 1 2 बोलेंगे। अगर खाली रह गया तो नॉट 1 2, ठीक है। एक अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें क्या कहता है, लास्ट है, वो है आपका 5 नंबर में मैंने कहा था कि 1 1 एंड 1 2, 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। इसी चीज को एक नया नाम दिया गया बाइजेक्टिव, जिसमें इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों ही शामिल हो, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। जैसे ये एक का एक इमेज हो और कोई भी एलिमेंट बी में खाली नहीं हो, कोई भी एलिमेंट बी में खाली नहीं होगा तो 1 2 हो गया,
और एक का एक इमेज बना है, अद्वितीय है, तो ये 1 1 हो गया। और जब 1 1 1 2 दोनों हो तो हम उसे बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन होगा कि अ फंक्शन इफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ एंड 1 1 and 1 2 फंक्शन इफ, यदि और केवल यदि, दो चीजें कहता है, ठीक है, यदि और केवल यदि, इट इज बोथ, यहां क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। इट इज बोथ, ये 1 1 भी हो एंड 1 2 भी हो, ठीक है, यानी ये 1 1 और 1 2 दोनों होगा, तब हम उसे बाइजेक्टिव या 1 1 एंड 1 2 के नाम से जानेंगे। ये 4 प्रकार के फलन आपको परीक्षा में देगा, उसमें से कह देगा कि दिया गया कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा 1 2 है, कौन सा नॉट 1 2 है, कौन सा इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है। इस प्रकार से जितने सारे इसके टाइप्स बन सकते हैं वहां से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो आप इन सबको बारी बारी से एक एक करके अच्छे प्रकार से तैयार करें ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो था 1.2 का जो इंट्रोडक्शन था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 1.3 में, यही डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में ही एक स्पेशल टाइप है कंपोजिशन फंक्शन, जो भी हो वहां से भी बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग उसको जरा देखेंगे और फिर इनवर्स और फंक्शन देखेंगे और उसके बाइनरी ऑपरेशन देख करके हम लोग समाप्त कर देंगे। इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा हम लोग 1 चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला जो है 1.4, यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कंपोजिशन। यहाँ से भी बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हिंदी होता है फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, ठीक है, फलनों का संयोजन। चलिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है फलनों का संयोजन। जब दो या दो से अधिक फलन को एक साथ कंपोजिट कर दिया जाता है तो हम उसे फलनों का संयोजन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं उसको हम लोग समझेंगे और क्या उसको बोलेंगे, ठीक है। तो लिखा है इसमें, आपको स्पष्ट रूप से, 1 मिनट ठहरिएगा थोड़ा, मैं उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या दिया है, लिखा है कि मान लिया जाए, एनसीईआरटी के मुताबिक मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा उस चीज को। मान लिया जाए कि एफ एक ऐसा फंक्शन है जो ए से बी में एक रिलेशन को दर्शाता है एंड जी भी एक ऐसा फंक्शन है जो बी से सी में एक रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी बी ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। ए से बी में जो संबंध दर्शाता है उसको फलन एफ कहा गया, बी से सी में दर्शाने वाले को जी कहा गया। ये दो फंक्शन दिए गए हैं, बी टू फंक्शन, ठीक है, टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, the composition of f and g is defined by, इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं उसको लिख कर तब लिख देते हैं, f and g, ठीक है, is denoted by FOG। थोड़ा समझिएगा, द कंपोजिशन ऑफ f and g is denoted by FOG, ठीक है, या GOF, दोनों ही दिखाया जाता है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, FOG पहले फिर GOF, ठीक है। तो कहता है कि अगर f A से B में और G B से C में किसी रिलेशन को दिखाता है तो हम लोग उसके कंपोजिशन को, F और G के कंपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो उसको FOG कहेंगे, ठीक है। विच इज
डिफाइंड एज बड़ा समझिएगा, विच इज डिफाइंड एज, अच्छा पहले GOF ही देख लेते हैं फिर FOG देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरह से हम लोग देखेंगे। G फिर छोटा सा बीच में O लिखा गया है, ठीक है, और फिर F, GOF, ठीक। विच इज डिफाइंड एज, वो कहता है कि वो भी एक ऐसा फंक्शन है। अब देखिए ये A से B में था, ये B से C में था, तो B B कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, GOF क्या होगा, वो A से C में दिखाएगा, ठीक है। GOF जो है वो क्या दिखाएगा, A से C में एक रिलेशन को दिखाएगा। GOF इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू C, ठीक है, गिवन बाई, तो उसके कंपोजिशन फंक्शन को देंगे कैसे, कैसे ज्ञात किया जाए, इज गिवन बाई GOF ऑफ x इज इक्वल टू GFX। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। फॉर ऑल, देखिए उल्टा A का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो यहां पर दो फंक्शन आपको दिए रहेंगे, उन दोनों से या तो GOF या FOG फाइंड करने के लिए कहेगा। अगर GOF कहे तो ऐसे निकालेंगे, इसी में यदि अगर FOG कह दिया, ठीक है, निकालने के लिए, तो जो कहेगा पहले रहेगा वो पहले, और जो बाद में रहेगा वो उसके अंदर चला जाता है। इस तरह से आप समझिए, GOF निकालना तो G ऑफ FX, FOG निकालना तो F ऑफ GX, ठीक है। तो जो निकालने के लिए कहेगा आप उसके अनुसार करेंगे, हम एग्जांपल लेके भी समझाएंगे। अभी फिलहाल एक चीज देखिए, यहां पे कहता है कि सपोज किया जाए कि कोई तीन आपको फंक्शन दिए गए हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, ये आपका x है, ठीक है, ये है आपका A, और ये है आपका B, और ये है आपका C, और आपको पता है कि A से B में ये अगर x है, ठीक है, तो x अगर रखेंगे तो B जो प्राप्त होगा वो हमेशा इसका इमेज होता है, जिसको हम fx बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये A से B में जो है वो फंक्शन है f, फंक्शन f। देखिए, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप अभी भी जो फंक्शन पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो तो हम उसको अगर ऐसे बोले y इज इक्वल टू fx, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर x को जो रिप्रेजेंट करता है वो एक सेट A है, और x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y का मान आएगा, वो हमारा B है। तो f जो है वो A से B में एक रिलेशन बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे f। फिर B और C के बीच में दिखा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं G। ये जो संबंध है, इस संबंध को कौन बता रहा है, G, ठीक है। तो G कैसे निकलेगा, तो ये अब हो जाएगा प्री इमेज। जैसे यहां पर x था तो यहां x रखे, अब वहां पर x के जगह पे क्या रखना है, fx रखना है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां G x के जगह पे क्या रखेंगे, fx। समझिए जरा ध्यान से बात को, ठीक है। ये फंक्शन f है और फंक्शन में x रखेंगे तब ना हमारा भिन्न भिन्न मान आएगा, तो ये हमारा y इक्वल टू fx हो गया। अब ये fx जब उसमें रखेंगे तो हमारा g ऑफ fx बनेगा, तो ये फंक्शन g को बतलाएगा। तो यहां कहता है कि अगर f फंक्शन a से b को बतलाता है, g फंक्शन b से c को बतलाता है, तो डायरेक्ट अगर FOG निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इससे सीधे यहाँ पर जाना होगा तो कौन बतलाएगा, तो यहाँ कहता है इसी को हम लोग G ऑफ F बोलते हैं, ठीक है। GOF का मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सारे फंक्शन को एक में कंपोजिट कर दिया गया। ये क्या बतला रहा है, fx पर g का मान क्या होगा, वही GOF है, उसी को G ऑफ fx लिखते हैं। इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दे तो FOG बोलेंगे, तो उसमें f ऑफ gx होगा। gx पर f का मान कितना आ रहा है, यहाँ x पर f का जो मान आएगा वो fx पर g का जो मान आएगा वो हो जाएगा GFX। और ध्यान पूर्वक एक बात और समझना है, इसी पर कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा और उसका आंसर आप जरूर प्रैक्टिस में रखिएगा कि आपको प्रश्न दे सकता है। इसे मिटा दे, G ऑफ F और FOG का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी उसको कहते कैसे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान के चलिए कि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि वर्किंग बहुत कार्य का है इसमें। तो 1 मिनट, आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, हम वही लेकर के आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो तीसरा का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज किया जाए, हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको fx दिया है 8x³ एंड gx दे दिया है x⁻1 के पावर x⁻1/3, ठीक है। और कहता है कि आप देन दो चीज ज्ञात करना है। एक कह रहा है कि आप पहले FOG ज्ञात कीजिए और एक कहता है कि GOF ज्ञात कीजिए, ठीक है। FOG कैसे निकालेंगे, GOF कैसे निकालेंगे, इन दोनों चीज़ों को आप याद से समझिए। FOGX या GOFX, जो भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। FOG या GOF या FOG जो निकालना होगा, पहले F है तो पहले F और अंदर में हो जाएगा GX। तो पहले ये निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले कैसे निकालेंगे, F के जगह पे F छोड़ देंगे, GX के जगह पे GX का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे। gx के जगह पे उसका वैल्यू है 1/3 x⁻1/3 लिख दिए, ये gx का जो मान रख दिए। अब देखिए ये हो गया fx। अब fx है तो जैसे आप 10th में 9th में पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए fx = है 2x सपोज कीजिए, और हम कहें कि f2 का मान बतलाइए, तो आप जहां जहां x से वहां 2 पुट करोगे, तो जहां x से वहां 2 रखोगे, जो मान आएगा वही उसका आंसर होगा। तो वैसे ही fx का मान ये है, लेकिन कहता है कि तो f इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ x के जगह पे क्या रखना है हमें, x⁻1/3। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, x⁻1/3, यानी कि 8 x के जगह पे क्या रखेंगे, x⁻1/3 और पावर 3 है तो पावर 3। बड़ी आराम से समझिए, पहले FOG निकालना है, f ऑफ gx लिख देने के बाद f को जस का तस छोड़ दीजिए, gx जो दिया है उसको पुट कीजिए। दूसरा स्टेप, fx का मान आपको दिया है तो f इतना का मान क्या होगा, तो fx का मान 2x है तो f2 का मान क्या होगा, तो जहां जहां x है उसके जगह पे 2 रखना है, तो जहां x मान 2 रख दिए, मान जो आएगा आंसर हो गया। तो वैसे ही x के जगह पे क्या रखना है, x⁻1/3। तो इस फंक्शन में जहां x है उस x के जगह पर सिर्फ x का जो वैल्यू रखना है उसको रख दिए। अब इसका कैलकुलेट करो, 8 के जगह पर 8, यहां देखो पावर 1/3 और ये 3 कट जाएगा तो क्या आएगा x, यानी यही आपका आंसर हो गया। एंड अगर इसी में हम अगर आपसे कहें कि GOF बताओ क्या होगा, तो GOF तो GFX होगा कि नहीं होगा, जो बाहर हो बाहर, जो अंदर वो अंदर चला जाएगा। अच्छा, तो G के जगह पे G, FX का जो वैल्यू FX के जगह पे पुट करो, रख दिए। अब चलो तुम्हें यहां देखना है, यहां देखना है gx का मान x⁻1/3 है, लेकिन अब कह रहे कि g इतना का मान ज्ञात करो, तो जहां x है उसके जगह पे अब हमें क्या रखना होगा, 8x⁻3। तो इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है तुम्हें, उस x के जगह पे इस x का मान पूरा जो है वो पुट करना होगा, यानी x का जगह पर ये मान रखेंगे कितना, 8x⁻1/3, और जो जैसे पावर है और या और जो भी चीज दिया सब जस्ट का तस उतार देंगे, सिर्फ वेरिएबल के जगह पर इस वेरिएबल को पुट करना है। अब इसका मान निकालो, चलो 8 का और x³ का क्यूब निकालना है, तो देखो 8 है 2 के पावर 3 और x है x का पावर 3 और बाहर में पावर 3 है, दोनों का पावर कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता ना ऐसे पढ़े हो घात घातांक में, a के पावर m गुना a के पावर n हो, b के पावर m हो, सॉरी b के पावर m हो, तो दोनों का पावर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2x, पावर दोनों का बाहर निकल जाएगा और पावर बाहर में 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर होगा 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फंक्शन भी देख लिए, FOG GF निकालना भी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। इसी में सारे जितने भी क्वेश्चन बैंक में इस तरह के प्रश्न दिखे आप उसको चुन चुन के बनाइए, सारे बनेंगे। मैंने सब कुछ फंक्शन से स्टार्ट किया, फिर वो फंक्शन के टाइप, रिलेशन, कंपोजिशन फंक्शन, 2 चीज और बचा है, एक इनवर्स ऑफ फंक्शन और एक जो है कि नहीं आपका है क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी ऑपरेशन। ये 2 चीज देखेंगे और ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, चलते हैं आगे इनवर्स ऑफ फंक्शन पे। चलिए,
तो अगला जो हमारा है टॉपिक वो है हमारा इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। चलिए, या इन्वर्टिबल फंक्शन जो कहिए, इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रम फलन, ठीक है, या व्युत्क्रमणीय, जिसको हम लोग व्युत्क्रम कर सकते हैं, व्युत्क्रमणीय, इसको उल्टा किया जा सके, व्युत्क्रमणीय फलन। इसके डिफिनीशन में लिखा हुआ है स्पष्टता कि अ फंक्शन f such that from x to y is defined to be invertible, ठीक है, if there exists a function g such that from y to x, देखिए f क्या था x से y में और g क्या है y से x में, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। such that जीओ f निकालें, ठीक है, ये वो भी आइडेंटिटी आए x में, एंड एफ ओ जी निकालें तो वो भी आइडेंटिटी आए x में, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे। ध्यान सुनिए, अगर कोई भी दो फंक्शन दिया गया हो और दोनों का कंपोजिट फंक्शन निकालें, जैसे f और g दिया गया है तो हम एफ ओ जी निकाले या जीओ एफ निकाले, दोनों आइडेंटिटी आ जाए, मतलब सेम आ जाए, वन आ जाए, कुछ भी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब दोनों बराबर आ जाए, तो उस स्थिति में हम उसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आप कैसे जानते हैं कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, क्योंकि इन दोनों का जब हम गुना करते हैं ना तो ये कट जाता है और 1 आता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे ही GOF निकालें और FOG, अगर दोनों आइडेंटिटी आ जाए, तत्समक फलन आ जाए x में, तो हम उसे इन्वर्टिबल फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक चीज और ये तो हो समझ में आ रही है आपको। एक चीज और हम लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे, वो इस पे प्रश्न भी देता है। इसी में लिखा है कि द फंक्शन, ये तो है कि नहीं है, और जो आएगा उसको कहेंगे क्या, जैसे ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो ये कहलाएगा कि हाँ ये फलन व्युत्क्रमणीय है, और इसका व्युत्क्रम फलन कौन है, तो ये है, ठीक है। द फंक्शन g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse। समझ रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स से डिनोट करते हैं। भैया ध्यान से सुनो, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि 4 व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, तो है, ये हुआ इन्वर्टिबल फंक्शन, और ये मैं कहूं कि आखिर इसका व्युत्क्रम है कौन, तो 1/4, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स, और इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए ये है इन्वर्टिबल। दोनों बात समझिए, यहाँ पे 2 चीज बताया गया, एक इन्वर्स और एक इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, मतलब इस फंक्शन का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है या नहीं। तो जिस फंक्शन का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है उसको व्युत्क्रमणीय, और उसका व्युत्क्रम जो होता है उसको बोलेंगे व्युत्क्रम फलन। दोनों बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पर इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं तो हम बोलेंगे ये व्युत्क्रमणीय है, और इसका व्युत्क्रम कौन है, ये है, तो ये उसका कहलाएगा इनवर्स ऑफ एफ या इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ इनवर्स से। ये बात समझ में आई। तो चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कैसे वर्क करना है ऑब्जेक्टिव्स में, डायरेक्ट हम लोग उसको देखते हैं। हिंदी में पता है आपको प्रतिलोम भी बोलते हैं इन्वर्स को, इन्वर्स ऑफ एफ को हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम फलन, ठीक है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम जो भी कहिए, प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फंक्शन को। चलिए, तो अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन देगा एक, बस डायरेक्ट समझ लीजिए, आपको एग्जाम में इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया है, सपोज किया जाए, लिखा है 4x + 3, तो कहता है कि देन इसका इन्वर्स क्या होगा, बस
आपको इन्वर्स बताना है तो कुछ नहीं करना है, सीधा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। आप वेरिएबल को लिख दो और वेरिएबल के साथ जो जो जैसे दिख रहा है जस्ट अपोजिट कर दो। अगर +3 है तो -3 और ये 4 गुना में है तो बटा में, यही आपका आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है विशेष रूप से, ठीक है। और आराम से आप यहाँ से इसको बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे क्वेश्चन बैंक में, आप उससे क्वेश्चन लो और देखो जहाँ जहाँ दिख रहा है इनवर्स निकालने के लिए फटाफट निकाल के। जैसे एक और दिखा देते हैं, मान लिया जाए कोई एक दिया है फंक्शन y 5x - 4 सपोज कीजिए, तो देन f इनवर्स क्या होगा, बस सीधे x लिखो, -4 है तो हम उसको +4, सबको अपोजिट, सबका उल्टा, और यहाँ गुना में 5 है तो बटा में 5 होगा। बस इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप बना दोगे आराम से, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निकालने के ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, क्या ज़रूरत है उतना दिमाग लगाने का, ठीक है। फटाफट ऐसे करना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब एक लास्ट बचा है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद ये समाप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला आता है बाइनरी ऑपरेशन। उससे भी एक आध प्रश्न तो दे ही देते हैं, देंगे ही देंगे। मैंने कहा ना सारे टाइप्स आज आपको डिस्कस मैंने कर दिया है। चलिए जी लास्ट है बाइनरी ऑपरेशन। चलिए जी, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है। द्विआधारी संक्रियाएं। अब इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है, लिखा है कि अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन जो है इज अ फंक्शन, एक फलन होता है, इज अ फंक्शन, ठीक है, सच डेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ए, ठीक है, इज सच डेट, एक मिनट, तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिख देता है ना, स्टार लगा दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, इस प्रकार से एक ऐसा फंक्शन हो सच डेट फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, या फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। वी डिनोट स्टार ए बी, ठीक है, बाई ए स्टार बी। बड़ा समझिएगा, बाइनरी ऑपरेशन जहां होगा वहां स्टार लगा होगा, ये एक बात ध्यान रखने वाली चीज है। जहां बाइनरी ऑपरेशन होगा वहां आपको एक स्टार लगा होगा। तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पर एक फलन होता है, ऐसा फलन कि क्या होगा कि ए क्रॉस ए से ही ए में एक रिलेशन दिखाएगा, ए क्रॉस ए का ए से जो रिलेशन बनेगा उसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, स्टार ए बी का मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन को कैसे आगे कहता है, कुछ भी इसमें दे देगा, कोई एक रिलेशन दे देगा। सपोज किया जाए, हो सकता है कि यहाँ पर दोनों को ऐड किया जा रहा हो, दोनों का मान लीजिए ए स्टार बी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ए स्टार बी का मतलब हो सकता है ए प्लस बी हो, ए स्टार बी का मतलब हो सकता है ए माइनस बी हो, स्टार का मतलब रिलेशन, और वो कोई भी एक रिलेशन हो सकता है, कोई भी दोनों के बीच में एक संबंध बना सकता है। हो सकता है वो ए मल्टीप्ली क्या ए इंटू बी हो, या कुछ और भी
भी कोई भी चीज हो, या हो सकता है ए स्टार बी का मतलब हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी एक कोई दे देगा। तो ये स्टार जो है ना जहां दिख जाए समझ लीजिए बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट पर, और उस सेट में जो आपको मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जैसे आपको पता है कि कोई भी रिलेशन या कोई भी फंक्शन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बनेंगे सपोज किया जाए, तो आपको मालूम है कि अगर मैं ऐसे दिखा दूं फ्रॉम ए टू बी, तो आप क्या करते हैं, यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का होता है और सेकेंड एलिमेंट बी का होता है। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो ए क्रॉस ए का होगा, ठीक है, और सेकेंड जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा। समझ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस ए का मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका, और उसके बाद फर्स्ट सेट जो है उसका एलिमेंट, ये सेकंड सेट जो है उसका एलिमेंट। इस प्रकार से कोई एक जो है कि नहीं फंक्शन अगर बनाता है तो आपको बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें स्पेशली आपको डिफिनीशन तो समझना ही है एक, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी सेट पर तभी कहा जाएगा, वो एक फंक्शन है जो ये दिखाता है कि ए स्टार ए से या ए क्रॉस ए का ए में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको डिनोट करता है। उसी चीज को हम स्टार ए बी या ए स्टार बी के रूप में दिखाते हैं या उसको निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इसके अंतर्गत करना क्या चाहते हैं। एक बात और बता दूं, जैसे कंपोजिशन फंक्शन जो था वो कम्यूटेटिव वगैरह होता है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव होता है। जैसे ए स्टार बी हो या बी स्टार ए हो, ये कम्यूटेटिव ओबे करता है। मैं सबको लिख देता हूं एक बार, जरा प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ए नंबर ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, क्रम विनिमय का पालन करता है, यानी कि ए स्टार बी कहें या बी स्टार ए कहें वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है, एसोसिएटिव साहचर्य जिसको बोलते हैं, एसोसिएटिव, ये भी आपको पता होगा। इसमें कहने का मतलब ए स्टार बी स्टार सी है तो बल बी और सी का निकाल करके ए के साथ निकालें, या ए और बी का निकाल करके और सी के साथ निकालें, वो वैल्यूज पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर ये आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, ठीक है। सारे इसमें आपको दिए गए हैं डिफिनेशन के रूप में बारी बारी से। कम्यूटेटिव, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के भी करता है। फिर उसके बाद ये लिखा है कि कोई यहाँ पे सपोज कीजिए आइडेंटिटी भी होता है। आइडेंटिटी में ये लिख दिया गया है, जैसे आइडेंटिटी में वहाँ पे पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटिव एलिमेंट, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दो होते थे। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, स्पष्ट ऐसे लिख दिया है कि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई ई ले लिया है कोई कांस्टेंट के रूप में, उसके साथ आप इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालिए या ई के साथ निकालिए, उसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े ए के किसी भी मान के लिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई जो दिया गया है यही आइडेंटिटी एलिमेंट का आता है। अब ई का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग अलग फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें होते हैं, मतलब आइडेंटिटी का भी गुण इसमें पाया जाता है, आइडेंटिटी, ठीक है। और कौन है, ई जो है यही आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके साथ स्टार करें या ई के साथ ए का स्टार करें, निकालें बाइनरी ऑपरेशन ए ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ई को बोलते हैं, इस प्रकार से उपस्थित हो, ए का ई से करें या ई का ए से करें तो ए ही आ जाए। अब ई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलिए, उसके बाद ये सारे जब आप देख लिए, तब आपको एक और दिया है इनवर्स। जैसे आप कैसे पढ़े थे कि क्रम विनिमय का पालन, साहचर्य नियम, तत्समक का नियम, फिर उसका इसी का प्रतिलोम भी होता है इनवर्स का। उसमें ये कहता है कि ये इनवर्स जो है प्रतिलोम, इसका भी गुण पाया जाता है। अब वो इस प्रकार से हो कि जैसे मैंने कहा, अगर सपोज किया जाए ए स्टार बी का मतलब हो ए प्लस बी, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लीजिए ए में हम ए स्टार जीरो दे दिया, तो हम ए में जीरो जोड़ें या जीरो में ए जोड़ें तो यही आएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा हमारा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो वही ई लिख दिया गया, अभी के जगह पे कोई वैल्यू हो सकता है। तो इसी प्रकार से फिर एक इन्वर्स होता था। इन्वर्स में आप दो पढ़े थे, एक एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मतलब योगात्मक प्रतिलोम, और एक होता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो एडिटिव एलिमेंट था उसमें साइन चेंज करते थे, और जैसे मान लीजिए 4 का एडिटिव एलिमेंट क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करें ना तो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब 0 आ जाए।
अब अगर मैं पूछूं कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उसमें होगा 1/4। इसमें अब उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को अपने अंश और हर में बदलाव कर देते हैं। इसमें क्या कहता है कि ये जब कट जाएगा तो ये 1 आ जाता है। मतलब अगर दो नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। और अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक है, क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, योगात्मक तत्समक आ जाए, मतलब 0 आ जाए, तो वो एक दूसरे का एडिटिव एलिमेंट कहलाता है, इसी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एडिटिव इनवर्स कहलाता है, सॉरी। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा इनवर्स के केस में, ठीक है, तो जैसे आइडेंटिटी था वैसे ही इनवर्स में कर देंगे कि कोई भी दो ऐसे नंबर्स हो, ठीक है, जिनके साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तो वो क्या आ जाए, जैसे आइडेंटिटी आ जाए, तो ये एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। बड़ी आराम से एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब योगात्मक तत्समक। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हमेशा फिक्स होता है किसी भी अंक के लिए 0। अब इसका पूछा जाए कि बताइए एडिटिव आइडेंटिटी योगात्मक तत्समक फिक्स है कि 0 होता है, क्योंकि 0 किसी भी अंक में जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब किसी चीज का एडिटिव इनवर्स अगर निकालना होगा तो कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा अंक जोड़ा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -4, इसलिए -4 इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब चूंकि इनवर्स का एडिटिव में पूछ रहा है इसलिए हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। अगर इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन में पूछ दे तो हम गुना करते हैं। जैसे यहीं पर हम चेंज कर दे, अगर सपोज किया जाए मल्टीप्लिकेटिव कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव सपोज कीजिए, तो बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, 1, क्योंकि 1 से गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे तो वहां पर क्या कहता है कि कौन सा ऐसा अंक है जिसको गुना करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, जो आइडेंटिटी आएगा वही इनवर्स होगा। अगर आइडेंटिटी एडिटिव में है तो इनवर्स भी एडिटिव होगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव में है तो इनवर्स भी मल्टीप्लिकेटिव में होगा। अब 4 में कौन सा ऐसा अंक है इसे गुना करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, 1/4, 4 कट जाएगा। अब चूंकि 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, इसलिए एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो जस्ट लाइक यहां पर भी है, सपोज कीजिए वहां बाइनरी ऑपरेशन में कोई एक नंबर है जिसको हम लोग किसी के साथ बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं, तो हमारा आइडेंटिटी आ रहा है E। तो अब कहते हैं कि इसका किसी के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, और अगर ये आइडेंटिटी आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब वो अगर एडिटिव में है तो एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो तो कंडीशन के अनुसार अलग अलग डिफर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब रहा बात कैलकुलेशन पे, कैसे इसका वर्किंग क्या है इसको जरा समझते हैं, और बहुत बार पूछा भी है। अब देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अंतिम ये एग्जाम्पल है। इसी के साथ अध्याय 1 की समाप्ति हो जाएगी, और जितना मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन के साथ बीच बीच में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यही 7-8 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप एक्सरसाइज 1 अच्छे से कंप्लीट करें आप लोग। चलिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया सपोज कीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि A* B का मतलब होता है A² + B², तो देन कहेगा कि तो 1*, 2*, 3 का मान बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे भी उसमें, पहले मैं 2 लेके दिखाता हूँ फिर 3 दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने तो गड़बड़ हो जाएंगे। पहले 2 ले लीजिए, 1*, 2 निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार का मतलब है कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना।
तो यहाँ भी स्टार है तो इन दोनों का भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5। कितना आसान प्रश्न आएगा इससे आपको, और आराम से आप इसे बना भी लोगे और नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे जो एग्जाम में आया हुआ है मैं उसे दिखाता हूं, वो है आपका, 1 मिनट, अच्छा वो मिल नहीं रहा है फिलहाल, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ उसी टाइप में। सपोज किया जाए ऐसे, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं बी नंबर में कि ए स्टार बी का मतलब होता है, सपोज करते हैं हम लोग ए प्लस ए बी, कुछ भी दिया हो तो कहे कि बताइए देन 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप सीधे पहले 3 दिया है ना, पहले आप 2 को एक साथ कीजिए, क्योंकि जो नियम है 2 के लिए दिया गया है, तो पहले 2 को हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, पहले 2 को एक साथ, फिर जो आएगा उसके साथ 4 का करेंगे, तो 2 का एक साथ। अब देखो ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ए और बी है, तो मान लो ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो ए के जगह पे बी की जगह मान रख दो, निकाल दो। 2 और 3, ये ए है ये बी है, तो ए और बी के में क्या कहा था, ए प्लस ए बी, तो ए के जगह पे ए का मान 2 प्लस ए के जगह पे ए का मान 2, 3, अब बी के जगह पे 3 का मान 3 रख दिए। 2 स्टार 3 का मान के में क्या करा था, ए प्लस ए बी, तो ए प्लस ए बी, देख लो ये ए है ये बी है, इन दोनों को यहाँ पे पुट करो और जो आएगा उसको निकालो और जो बाहर है उसको छोड़ दो पहले। तो 2 प्लस 3 क्या होगा, 2 3 6, फिर स्टार 4, तो पहले इसको निकालो, 2 3 6, ठीक है ना जी, और 2 कितना हो जाएगा 8, फिर 8 स्टार 4 आ गया, तो फिर ये ए फिर ये बी, तो फिर ए और बी का फिर नियम कह रहा है क्या कि ए के जगह पे ए का मान प्लस ए के जगह पे ए का मान गुना बी के जगह पे बी का मान, फिर कर दो कैलकुलेशन, 8 के जगह पे 8 और 8 चौका 32 और 32 और 8 40। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव्स देगा। इस प्रकार से मैंने जितना बताया आप सारे एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर सकते हो। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।